नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन है। 15-15 के हिसाब से दो जो है क्लासेज में पूरे क्वेश्चन देखेंगे और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, ध्यान रखना। और ये एक रिवीजन के तौर पर और हर चीज एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसलिए 15 ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जो है 20 से 25 मिनट की क्लास होती है ना, वो अच्छी रहती है। 2 गुना की स्पीड से देखोगे तो आप घूमते फिरते 10 मिनट में जो है पूरी क्लास देख के रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। और आपके जो है बार बार कमेंट करने पर जो है मैं आपके लिए जो है मैथ, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 व लेवल 2 दोनों होंगे, और इसके अलावा साइंस, ठीक है, और जो है ईवीएस की क्लासेज अपनी आ भी रही है रेगुलर, और एसएसटी, इनकी क्लासेज भी मैं आपके सामने लाऊंगा। पिछले 2-3 साल से मैं एसएसटी बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, जीके ज्यादा पढ़ रहा हूं, इसलिए जो है एसएसटी और ईवीएस जो है अच्छी खासी होगी। साइकोलॉजी जो है वैसे भी जो है एक प्रकार से विज्ञान से जुड़ी होती है, और मैं खुद जो है मैथ साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैथ साइंस भी मैं आपको अच्छे से करवा सकता हूं। तो इस हिसाब से जो है बात करें अपन, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30% है उनको 15-15 के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि गिलफोर्ड के बुद्धि के जो संरचना सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के तत्वों में क्या समाहित किया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, गिलफोर्ड के सिद्धांत का नाम है बुद्धि का संरचना सिद्धांत, या इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। अब बात यह करें कि जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना मॉडल है, उसमें जो है गिलफोर्ड वाले में उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो उसमें सम्मिलित है आपकी संक्रिया, विषय वस्तु है, उत्पाद। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और 15 क्वेश्चन है, लास्ट में जो है ना कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना कि 15 में से आपके कितने सही हुए, आपके कितने सही हुए। और दूसरी बात यह भी कि जो है पेपर का लेवल होता है ना, उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, वरना मैं सरल से पूछ सकता था कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर है लेकिन कम मात्रा में। 2022 का भी पेपर उठा के देख सकते हो आप, तीनों चारों पारियों का पेपर का लेवल क्या था, उसी लेवल से क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत में जो है आपका क्या क्या संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद शामिल है। फिर तरल और ठोस बुद्धि, ये किसने दी, तो ये केटल ने दी। किसने दी? केटल ने। ये भी आपको पता होनी चाहिए। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, 2 कारक हो गए, मतलब क्या हो गए, द्विकारक। और द्विकारक सिद्धांत किसका आपका, तो द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। किसका? स्पीयरमैन का। और सामाजिक मूर्त और अमूर्त बुद्धि में बुद्धि को किसने बांटा, तो ये बांटा आपका थॉर्नडाइक ने। ये भी चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है उसमें किस प्रकार का परीक्षण है। तो सबसे पहले जो रेवेंस जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है, ये आपको पता है, ये बुद्धि मापने का जो है क्या है, बुद्धि मापने का परीक्षण है। इसमें आपके ऑप्शन है शाब्दिक और अशाब्दिक। अपना उत्तर सोच ले, कमेंट करना है, क्योंकि लास्ट में शाब्दिक होता है जिसको वाचनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचनिक। और अशाब्दिक को कहते हैं अवाचनिक। क्या कहते हैं? अवाचनिक, ठीक है। और जो वाचनिक है ना, इसमें क्या होता है, ये होता है आपका साक्षर लोगों पर, यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन पर होता है ये परीक्षण। और जो अवाचनिक होता है या अशाब्दिक होता है, ये होता है आपका असाक्षर लोगों पर। किस पर होता है? असाक्षर लोगों पर। तो अब जो ध्यान रखना, जो आपका जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, जो बुद्धि का जो मापन का है, वो ध्यान रखना आप अशाब्दिक है। जब ये मैट्रिसेस नाम आ जाए तो ये मान लेना हमेशा जो है अशाब्दिक ही होगा, चाहे वो आगे कुछ भी नाम आ जाए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं आपका, इंग्लिश वाला भी दिख जाए ताकि अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की जो है विवरात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। विवरात्मक जो है आपकी जो है विश्लेषण विधि कौन सी नहीं है। तो देखो, व्यक्तित्व मापन की जो है वैसे 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 2, ये दोनों को ध्यान रखना। एक होता है आपका प्रक्षेपी तकनीक। कौन सी? 1 मिनट। एक होती है प्रक्षेपी मेथड, जिनको कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिव, ठीक है। दूसरी जो आपकी होती है वो होती है प्रेक्षण। क्या होती है? प्रेक्षण। दोनों अलग अलग है, और इसको ऑब्जर्वेशन या फिर हम कह सकते हैं व्यवहारात्मक, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज होती है, प्रेक्षण और व्यवहारात्मक। अब बात करें प्रक्षेपी की। प्रक्षेपी में जो कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है विषय अंतर्बोध टेस्ट, जिसको टीएटी कहते हैं। एक आता है बाल अंतर्बोध टेस्ट, जिसको सीएटी कहते हैं। ये चीजें अपन वैसे पहले जान चुके हैं। इसके अलावा एक आता है चित्र साहचर्य नियम। कौन सा आता है, सॉरी, कौन सा परीक्षण आता है? चित्र साहचर्य परीक्षण। शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक आता है आपका रोजनविग चित्र नैरेस्य परीक्षण। चित्र नैरेस्य परीक्षण, ये आता है आपका, ठीक है। नाम ध्यान रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा एक आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा परीक्षण? वाक्य पूर्ति परीक्षण।
इसके अलावा एक आता है शब्द साचर्य परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण। और एक जो आपका आता है वो आता है खेल तकनीक। क्या आता है? खेल तकनीक। ये जो है मेन कौन से प्रक्षेपित जो है परीक्षण है जिसको प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। फिर आते हैं आपके प्रेक्षण मेथड जिनको जो है व्यवहारात्मक भी कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं नाम ध्यान रख लेना। इनमें आपका जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है रेटिंग स्केल। क्या आता है? रेटिंग स्केल। ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है साक्षात्कार, साक्षात्कार। तीसरा इसमें आता है जीवन इतिहास, जीवन इतिहास विधि कहते हैं इसको, जीवन इतिहास विधि। ठीक है। चौथी जो इसमें आती है वो आती है आपकी स्थिति परक विधि, स्थिति परक विधि। ठीक है। और एक प्रेक्षण जो इसका खुद का ही नाम है वो आती है। और इसके अलावा जो जीवन इतिहास विधि है ना, इसका एक और अन्य नाम है वो भी ध्यान रखना, व्यक्तित्व अध्ययन विधि। एक मिनट, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि या परीक्षण। तो ये आते हैं आपके प्रेक्षण या व्यवहारात्मक में। और प्रेक्षित में आते हैं ये वाले। तो यहां बोला है कि जो है व्यवहारात्मक जो विश्लेषण कौन सा नहीं है, तो साक्षात्कार बिल्कुल है, ये रहा देखो साक्षात्कार, ये रहा। स्थिति परक परीक्षण, तो स्थिति परक जो है ये रहा देखो 2 नंबर, 4 नंबर, तो ये भी है। प्रेक्षण तो ये खुद ही है। तो रोडसा शाही दबा, इसमें मैंने ये लिखना भूल गया। एक इसमें कौन सा आता है? रोडसा शाही दबा वाला आता है। ये भी किस में आता है? प्रेक्षेपी में आता है। तो नहीं पूछा था तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो व्यवहारात्मक होता है वो होता है आपका प्रेक्षण वाला, और प्रेक्षण में ये वाले आते हैं। और एक होता है प्रेक्षेपी जिसको प्रोजेक्टिव कहते हैं, उसमें ये जो नाम लिख रखे हैं मैंने ये आते हैं, नोट कर सकते हो करना चाहो तो आप। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर जो है 4। फिर जो क्वेश्चन 4 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है देखो, कि शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, वो मैं क्लियर कर देता हूं। क्या सजेशन है? सबसे पहला सजेशन है कि जो ये शेल्डन, क्रिस्मर, हिप्पोक्रेटस, इनके जो वर्गीकरण है इनको हमेशा इंग्लिश में याद रखो। यहां बात हो रही है आयताकृतिक, लेकिन ये नाम आपको याद नहीं रखना है। यहां पर ये देखो ये रहा मेसोमॉर्फिक या मिसोमॉर्फिक। तो जो है शेल्डन ने 3 प्रकार बताए। 3 में पहला प्रकार क्या बताया इन्होंने? पहला प्रकार बताया इसने एंडोमॉर्फिक। क्या बताया? एंडोमॉर्फिक। कौन सा प्रकार बताया? एंडोमॉर्फिक। ठीक है। एंडोमॉर्फिक की कुछ विशेषताएं जो है अलग कलर में लिख देता हूं मैं। एंडोमॉर्फिक जिनको क्या कहते हैं आप? गोलाकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकृतिक कहते हैं। ठीक है। हिंदी नाम पर ध्यान मत देना। ये देखो मिसो है, वैसे ही एंडो होता है। ठीक है। एंडो, एक्टो, मिसो 3 भागों में बांटा। और ये गोलाकृतिक होते हैं, ये होते हैं सामाजिक होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं और मोटे होते हैं। गोलाकृति नाम गोला, गोले से ध्यान रखना, मोटे भी होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है आपका दूसरा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक क्या करता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक्टोमॉर्फिक, एक मिनट। एक्टोमॉर्फिक का क्या काम है? एक्टोमॉर्फिक जो होता है ना, वो इसको कहते हैं लंबाकृतिक। क्या कहते हैं? लंबाकृतिक कहते हैं। और ये क्या होते हैं ये भी ध्यान रखना, ये तो पतले और लंबे होते हैं। पतले व लंबे होते हैं, ये तो आपको पता है। ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। मतलब बुद्धि बहुत तेज होती है इनको, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है। ये भी बात ध्यान हो गई। फिर जो है एक और ध्यान रखना है वो है कि अंतर्मुखी होते हैं। क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है। फिर एक तीसरा जो प्रकार आता है जिसको ऊपर नाम दिया हुआ है आयताकृतिक, जिसको कहते हैं मिसोमॉर्फिक। तीसरा क्या होता है? जो आपका मिसोमॉर्फिक। मिसोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक के बारे में जो है विशेषता वो मैं बता देता हूं आपकी। मिसोमॉर्फिक जो होते हैं ना, मिसोमॉर्फिक जिनको क्या कहते हैं? आयताकृतिक कहते हैं। ये तो आपको पता ही है क्या कहते हैं? आयताकृतिक कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना ये होते हैं मजबूत मांसपेशियों वाले। मजबूत क्या होती है? इनकी मांसपेशियां मजबूत होती है। मांसपेशियां मजबूत। ठीक है। मजबूत मांसपेशियां होती है। इसके अलावा ध्यान रखना ये साहसी होते हैं। साहसी, साहसी के अलावा ये होते हैं ऊर्जावान। क्या होते हैं? ऊर्जावान। अब आप जो है उत्तर देख लो कि आयताकृतिक जिसको मिसोमॉर्फिक कहते हैं वो साहसी, मजबूत और मजबूत मांसपेशियों वाले और ऊर्जावान होते हैं। अब आपके हिसाब से उत्तर कौन सा होगा? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। यहां बोला क्या है कि आयताकृतिक यानी कि मिसोमॉर्फिक की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो मजबूत व जो है पेशीय शरीर, तो देखो ये मैंने बता दिया मजबूत मांसपेशियां, तो ये तो है। फिर है सुसंगठित शरीर, तो मजबूत मांसपेशियां तो सुसंगठित शरीर होगा बिल्कुल। कलात्मक व अंतर्मुखी, हालांकि मैंने जो है ये आपको कहीं लिखाया नहीं है कलात्मक किसके बारे में, अंतर्मुखी किसके बारे में लिखाया?
जो है आपको एक्टोमॉर्फिक में, और ये इसके साथ में एक और लिख लें आप, ये कलात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं? कलात्मक। ठीक है, तो ये तो विशेषता नहीं दिख रही। बाकी देखो ऊर्जावान व साहसी, ये देखो ऊर्जावान व साहसी भी लिखा दिया, तो उत्तर आपके हिसाब से पता चल गया होगा कौन सा होगा। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, क्योंकि नहीं पूछा था। और ये जो है मिसोमॉर्फिक की ना होकर किसकी? एक्टोमॉर्फिक की विशेषता है, अंतर्मुखी और कलात्मक। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? किस कथन से सहमत नहीं है ये पूछा है। तो सबसे पहला कथन है आपका कि इड, जिसको आईडी कहते हैं, इड जो है अहम और पराहम संपर्त्य न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। तो देखो इड, अहम और पराहम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो, सुपर ईगो और आईडी, ये तीनों जो है संपर्त्य न होकर भौतिक अवस्थाएं हैं, तो भौतिक अवस्थाएं नहीं है। और असहमत पूछा था, तो यही पहला ही उत्तर हो गया। ठीक है, जो है ये तीनों क्या है? संपर्त्य, ना कि कोई भौतिक संरचना थोड़ी ना है, कोई आपके सामने फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके संपर्त्य हैं। ठीक है, तो इससे सहमत नहीं है अपन। फिर है अहम, धैर्यवान, तर्क संगत और वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है। बिल्कुल, जो ईगो होता है ना उसको कहते हैं वास्तविकता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। फिर है पराअहम, इड और अहम को यह बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर जो है इच्छा की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। मतलब जो पराअहम है, जिसको सुपर ईगो कहते हैं, वो आईडी और ईगो के बीच में क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। फिर मूल प्रवृत्ति की जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है उसको लिबिडो कहते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान रखना, लिबिडो किसे कहते हैं? वह मूल प्रवृत्ति जो जीवन शक्ति को जो है इड को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप 360 में देखें तो अच्छा दिखेगा आपको। क्वेश्चन 60 क्या बोल रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है उपलब्धि। क्या होता है? उपलब्धि। कोई जो अगर विद्यार्थी है वो परीक्षा में निम्न स्तरीय जो है निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता और ये कहता है कि वह आगे आने वाली परीक्षाओं में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, तो ये रक्षा युक्ति किसकी है? मतलब एक बच्चे के जो है कम नंबर आ रहे हैं और फिर वो एक पेन खरीद रहा है कि इस पेन से अगली परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, युक्तिकरण। युक्तिकरण का दूसरे नाम है औचित्य स्थापन। क्या है? औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है ना वो क्या करता है? जो है बहाने बनाता है। मतलब कोई चीज जो है ऐसे, मतलब जैसे क्या होता है, अंगूर खट्टे हैं, जैसे लोमड़ी है, लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी आपने, उसके अंगूर हाथ नहीं आती तो वो क्या बोलती है कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। तो वही बात है कि पेन खराब था इसलिए नंबर नहीं आए, अगली बार इस पेन से बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। तो ये होता है युक्तिकरण। ठीक है, फिर है दमन। दमन क्या होता है कि आपकी जो है ना, मतलब जो दुखद वह जो है आपकी दुखद, या फिर हम कह सकते हैं वह जो आपकी जो है दुश्चिंता होती है, दुखद वह दुश्चिंता होती है, उनको क्या करना? अचेतन मन में धकेल देना। अचेतन मन में धकेल देना। अचेतन मन में धकेल देना। धकेल देना मतलब जो भी अपनी दुखद जो यादें और दुश्चिंता होती है उनको अचेतन मन में धकेल देना क्या होता है? दमन होता है। ठीक है, फिर आपकी जो है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होती है कि अपने जो है अचेतन व्यवहार के विपरीत, अचेतन व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना। अचेतन व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना आपका प्रतिक्रिया निर्माण है। और अस्वीकरण मतलब किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, कि तुम शराब पीते हो, एक शराबी को कहते हैं कि तुम शराब पीते हो और वो कहता है नहीं मैं नहीं पीता, तो वो होता है अस्वीकरण। ये तो इजी है, बाकी इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? युक्तिकरण, जिसको जो औचित्य स्थापन भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो सातवां क्वेश्चन वैसे मैं पहले इसका जैसा एक क्वेश्चन करवा चुका कि वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, मतलब बहुत अधिक खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है। पहले बहुत खाना खा लेता है, फिर उल्टियां करता है, और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। यह विकार कौन सा है? तो कुछ चीजें आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है। देखो बहुत खाना खा लिया, बहुत खाना खा लिया, इसका मतलब क्या हो गया? मोटा हो गया। एक प्रकार बता रहा हूं, मोटा हो गया मतलब बैल जैसा हो गया। और बैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुल। बैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुल। तो उत्तर देखो इंग्लिश में देखो बुलिमिया नर्वोसा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये हिंदी में ऐसे ही लिखा जाएगा, आपको जो है मेहनत ही नहीं पड़ेगी। बुल जो है बुलिमिया नरसोवा, ऐसे हिंदी में ही लिखा जाएगा कई बार। तो
तो ये इंग्लिश वाला वर्जन ध्यान रखें। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस हिंदी शब्द को देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना कि बहुत अधिक खाना खा लिया फिर उल्टी करके जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करो, तो बहुत अधिक खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे तो बैल जैसे दिखोगे, बैल को इंग्लिश में कहते हैं बुल, तो उत्तर क्या हो जाएगा बुलिमिया नोर्वसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका अधिगम असक्तता वाले बालकों में क्या जो है पाया जाता है। तो जो अधिगम जो सक्तता है उसमें जो बालक होते हैं उसमें क्या होता है, अधिगम जो असक्तता है उसका मतलब होता है असक्त होना। असक्त मतलब क्या होता है कमजोर होना। क्या होना, कमजोर होना, किसी चीज में जो कमजोर होना या मंदबुद्धि टाइप से कह सकते हो। तो देखो अगर आप में अधिगम असक्तता है तो उसमें बालक में क्या प्रभाव दिखेंगे, वो पेशीय समन्वय व हस्त निपुणता उच्च कोटि की होगी, मतलब उसकी पेशियों में जो है एकदम जो है उच्च कोटि के जो क्या होगी हस्त निपुणता होगी। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये तो एक जो एकदम सही बालक होता है उसके लिए होता है। फिर स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है, तो ऐसा भी नहीं पाया जाता। असक्त मतलब कमजोर है वो, ठीक है। अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर एक बालक अधिगम असक्तता से ग्रसित है मतलब उसमें अधिगम कमजोर है, तो वो क्या होगा अवधान से जुड़े उसमें विकार उपस्थित होंगे, अनुपस्थित नहीं होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाएंगे। पठन वैकल्य का मतलब हो गया पढ़ने में कठिनाई, किसमें पढ़ने में कठिनाई, तो बिल्कुल एक अधिगम असक्तता वाले बालक में पढ़ने में कठिनाई पाई जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा डी। ये मत सोचना कि पेपर इस लेवल का थोड़ी ना आता है, तो पेपर आप 2022 वाला देख भी सकते हो कि किस लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बतानी है। ये कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है उससे ऊपर वाला क्वेश्चन था। प्रतिभाशाली बालक क्या करेगा, उन्नत तार्किक चिंतन करेगा, बिल्कुल। प्रश्न करने की प्रवृत्ति होगी, बिल्कुल। समस्या समाधान अधिक योग्यता होगी, बिल्कुल होगी। सूचना पर जो प्रक्रमण है उसकी उच्च गति होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। फिर जो आपके सामान्यकरण और विभेदन करने की श्रेष्ठ क्षमता होगी, बिल्कुल होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऐसा क्वेश्चन भी पहले आ चुका है अपने, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन अलग है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 10वां कि सृजनात्मकता संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की डैश के द्वारा तो नियत हो जाती है और डैश द्वारा सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करें। कुल मिला के यहां आएगा उसका मतलब तो हो गया कि इस चीज की वजह से सृजनात्मकता नियत हो जाती है, मतलब ठहर जाती है। और यहां जो 2 नंबर जो आएगा उसकी वजह से सृजनात्मकता जो है क्या हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अगर आपके लिए नया है, तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। पहले में आएगा अनुवांशिकता, दूसरे में आएगा पर्यावरण। और इस क्वेश्चन को अलग टाइप से ऐसे भी याद रख सकते हो कि सृजनात्मकता की जो सीमाएं वो नियत किसकी वजह से हो जाती है, अनुवांशिकता की वजह से। और सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त यानी बढ़ाता कौन है, पर्यावरण बढ़ाता है। तो उत्तर हो जाएगा पहले अनुवांशिकता फिर पर्यावरण। अनुवांशिकता तो नियत करती है और पर्यावरण आपका क्या करता है, उद्दीप्त करता है यानी बढ़ाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन भी डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सकें, कौन सा है। मतलब बुद्धि लब्धि का वो रेंज बतानी है जिसमें कोई एक बालक विमंदित बालक है, मतलब मंदबुद्धि बालक है, उसको थोड़ा सा प्रशिक्षित करते हैं, थोड़ा सी गाइडेंस देते हैं तो वो अपना काम खुद कर लेता है। तो वो मंदबुद्धि का लेवल कौन सा है, तो है आपका 25 से 50, मतलब कम से कम इतनी बुद्धि लब्धि वाला बालक अगर आप समझाओगे तो कुछ कार्य दैनिक कार्य कर लेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसको एनसीएफ 2005 कहते हैं में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं है। सबसे पहले ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो और यह सुनिश्चित करना, बिल्कुल। रटने की प्रणाली को जो है बंद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, बिल्कुल। परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, देखो ये कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना तो सही है लेकिन कठिन बनाना नहीं है, परीक्षा को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। फिर एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, तो ये भी सही है। तो जो कठिन नई परीक्षाओं को सरल बनाना जो है एनसीएफ की जो है सिद्धांतों में से एक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में जो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, विद्यालयों में शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, धारा जो है आपकी कौन सी में, धारा 24 में और अध्याय 4 में है, ध्यान रखना। इससे संबंधित कौन सा नहीं है। सबसे पहला गैर शैक्षणिक कार्य प्रयोजन के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध,
मतलब जो शिक्षक है उनको गैर शैक्षिक कार्य, मतलब जो आपके गैर शैक्षणिक कार्य कौन से होते हैं, जो शिक्षा के अलावा कार्य होते हैं, उनसे उनमें काम करने के लिए प्रतिषेध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। हालांकि आपात प्रबंधन, ठीक है, और पोलियो और जनगणना, इनमें इनको छूट नहीं दी गई है, यह ध्यान रखना। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास योजना, ये आपके बिल्कुल इसमें है, तो बिल्कुल है। फिर बालकों के शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, तो यह भी बिल्कुल है इसमें, और यह भी है, तो उत्तर बच गया, वही हो जाएगा डी। कौन सा नहीं है विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व में, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना, यह चीज विद्यालय के या फिर शिक्षकों के उत्तरदायित्व नहीं है, ये अभिभावक का उत्तरदायित्व है। किसका है? अभिभावक का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय स्तर पर किया जाता है, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, बिल्कुल। क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा और विद्यालय की जो प्रणाली है उसमें सुधार लाता है, बिल्कुल लाता है। फिर इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की होती है, तो यही गलत हो गया, नहीं पूछा था। दूसरा, क्योंकि इसमें जो समस्याएं होती है ना वो अनुभवजन्य होती है, अपनी दैनिक समस्याएं होती है। क्या होती है? दैनिक समस्याएं होती है, कोई वैज्ञानिक पद्धति से चयन नहीं होता है इनका, ठीक है। फिर इसकी रूपरेखा लचीली होती है, बिल्कुल। और ये कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप है, बिल्कुल। जो भी कार्य क्षेत्र है जैसे विद्यालय और कक्षा है, उसके लिए ये व्यवहारिक रूप से क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, और अपना स्कोर जरूर बताना। मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, सबसे पहले मूल्यांकन परिणाम परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है, बिल्कुल। गुणात्मक और परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक, दोनों को मूल्य प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। ये ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है, तो बिल्कुल हर पक्ष का जांच करता है, बिल्कुल। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है, बिल्कुल। निदानात्मक जिसमें अधिगम कठिनाई के कारणों का पता लगता है, और उपचारात्मक जो होता है उपचार किया जाता है उनका। और मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है, तो गलत हो गया। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक और असीमित होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपने को नहीं पूछा था, तो उत्तर क्या हो गया? डी। अगले 15 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक चैनल को बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।